नमस्कार, अपनों उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि यह देखने में आया कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी एक वजह यह है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर दिखे कोरोना के लक्षण तो जल्द कराएं जांच और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल सम्मेलन की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह वर्चुअल सम्मेलन का शुभारंभ किया। इसमें कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कांग्रेस का वर्चुअल सम्मेलन नैनीताल जिले के कार्यकर्ताओं के साथ किया गया। 15 सितंबर तक पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी यह सम्मेलन करेगी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि इस दौरान पार्टी की स्थिति पर मंथन किया जाएगा और साथ में प्रदेश में त्रिवेंद्र सरकार की नाकामी को दर्शाते हुए कांग्रेस जनता के साथ रूबरू होगी। बहुत है ना, अभी तो शुरुआत है। आज पहली मर्तबा हम नैनीताल जनपद के लोगों से रूबरू हुए, हम तमाम जनपदों के लोगों से रूबरू होंगे और उसके बाद एक मसौदा तैयार करेंगे जिसके माध्यम से भावी रणनीति तय की जाएगी। लोगों ने अपने अपने सुझाव रखे हैं, लोगों ने अपनी अपनी बात कही है, तो इस तमाम बातों का तो समायोजन नहीं हो सकता, लेकिन एक कॉमन मिनिमम जो बात होगी उसके अनुरूप हम आगे बढ़ने का काम। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 2,17,70,000 रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने शिलान्यास किया। 6 किलोमीटर लंबी इस सड़क से खैरी कला, गड़ीमैचक और भट्टोवाला के ग्रामीणों को लाभ होगा। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने खैरी कला ग्राम सभा में अन्य विकास कार्य के लिए 5 लाख रुपए और स्ट्रीट लाइट देने की घोषणा की। आपको बता दें, लंबे समय से गांव की सड़क क्षतिग्रस्त थी, जिसे दुरुस्त करने की मांग ग्रामीण लगातार कर रहे थे। अब जाकर ग्रामीणों की मांग पूरी होती दिखाई दे रही है। समस्याओं को उनको फेस करना और उसको निराकरण करना, इसी प्रकार के अनेकों काम पूरे विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं और मुझे लगता है कि इस सड़क के बनने से जहां खैरी कला, गढ़ी, भट्टोवाला और इससे आगे निकलने वाले लोगों को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में जनता को इससे लाभ होगा। मैं इस जनता को भी बधाई दे रहा हूँ और विकास कार्य सतत चलने वाली प्रक्रिया है, वो जारी रहेगी। जहाँ तक फायदे वाली बात है तो लोगों नहीं बल्कि 3 गांवों को इसका लाभ मिलेगा, खैरी कला, गड़ीमैचक और भट्टोवाला। और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने आज यहाँ खैरी कला गाँव के लिए 30 स्ट्रीट लाइटें और 5 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। मैं उनका इस स्वीकृति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर आज हमारी ग्राम सभा में आए और उन्होंने जो PMJSY द्वारा जो सड़क बनाई जा रही है, लगभग 6 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लागत 2,17,70,000 रुपये, उसका शिलान्यास किया। मैं उसके लिए उनका आभारी हूँ और मैं उनका पूरी खैरी कला ग्राम सभा की तरफ से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और पूर्व सांसद बलराज पासी ने प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त करने से वंचित ड्रॉप आउट छात्राओं से शिक्षा दोबारा शुरू करने के लिए करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले आवासीय बालिका छात्रावास के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पुराने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के परिसर में बन रहे राजकीय बालिका छात्रावास के शिलान्यास कार्यक्रम को कैबिनेट मंत्री ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आवासीय बालिका छात्रावास के निर्माण से निर्धन और गरीब वर्ग की बालिकाओं को एक ही छत के नीचे अपनी शिक्षा पूर्ण करने का अवसर मिल सकेगा। और यह समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से इसको हम निर्माण कर रहे हैं। लगभग 4 करोड़ रुपए से कुछ कम की योजना है और पहले जब हमने योजना को बनाया था इसको समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से,
कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक की बालिकाओं के लिए, और 50 बेटियों के रहने का प्रावधान हमने किया था। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज वक्त की मांग है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से हमने बड़ी मांग की, और अब हमके ऊपर से हमारी मांग के अनुरूप हमको आशीर्वाद भी मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में इसको हम कक्षा 6 से लेकर 8 से बढ़ा के हम कक्षा 12वीं तक की बेटियों को इसमें हम इसमें सुविधा देंगे। और जो 50 बेटियों की रखने की व्यवस्था थी बेड की, उसको हम लगभग 300 तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है कि 300 बेटियों को इसमें हम रखने की व्यवस्था करेंगे। और कक्षा 6 से लेकर 12 के बजाय कोशिश होगी कि हमारे वार्डन जो हमारी नियुक्त होंगी, अध्यापिकाएँ नियुक्त होंगी, उनसे परामर्श के पश्चात कक्षा 4वीं और 5वीं की बेटियों को भी हम ले सकते। उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। यह संक्रमण कहां जाकर खत्म होगा, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और इस बीच उत्तराखंड से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई। उत्तराखंड के रुद्रपुर नगर निगम के मेयर रामपाल सिंह कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए। खबर के मुताबिक मेयर को कोविड-19 केयर सेंटर में भर्ती करवाया गया है। अब उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिनके संपर्क में मेयर आए थे। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक मेयर ने एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया था। यह कार्यक्रम बुधवार को था और गुरुवार को उन्हें बुखार की शिकायत आई। जिला अस्पताल में मेयर का रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। राम मंदिर शिलान्यास को लेकर पूरे देश में जबरदस्त उत्साह है। शिव की ससुराल कनखल में लोगों ने दीपावली मनाई। राम मंदिर आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले कार सेवकों को उत्तराखंड केसरी मंत्री मदन कौशिक द्वारा सम्मानित किया गया। धर्मनगरी हरिद्वार का नजारा देखने वाला रहा, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन में धर्मनगरी हरिद्वार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए पूरे शहर में दीप जलाए गए और जमकर आतिशबाजी की गई। एक रिपोर्ट देखिए। शिव के ससुराल कनखल के ऐसे राम भक्त जो राम मंदिर आंदोलन के दौरान जेल तक गए, उन राम भक्तों का शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक द्वारा अभिनंदन किया गया। कनखल से अयोध्या कार सेवा के लिए जाते हुए जिन 18 बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, उनमें सबसे ज्यादा कार सेवक कनखल से थे। इन राम भक्तों का एक कार्यक्रम कर सम्मान किया गया। इस दौरान मदन कौशिक ने कहा कि करीब 500 साल बाद वह दिन आया है जब भगवान राम को मुक्ति मिली है। शिलान्यास मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर इस प्रकार का उत्सव पूरे शहर में मनाया जा रहा है। ये वास्तव में राम भक्तों को बहुत बड़ी कहीं ना कहीं खुशी का अनुभव कर रहे हैं। 500 वर्षों के संघर्ष काल के बाद ये दिन देखने को मिला है। इसके लिए मैं सभी राम भक्तों को बधाई और शुभकामनाएं। आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले कार सेवक हरिद्वार के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, राज्य के पूर्व राज्य मंत्री अशोक त्रिपाठी का कहना है कि हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। हमारे लिए यह बहुत ही भावुक क्षण है। हम उस सपने को अपनी आंखों के सामने साकार होता देख रहे हैं जो कभी सिर्फ सपने में ही हमने देखा था। निश्चित रूप से हमारे लिए तो यह एक बहुत प्रसन्नता का विषय है, बड़ी खुशी का विषय है और एक भावनात्मक और भावुक क्षण हमारे लिए है कि उस सपने को साकार होते हुए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो कभी केवल स्वप्न हमने देखा था और हम ये कल्पना करते थे। उस समय जब राम जन्मभूमि का आंदोलन यहाँ प्रारंभ हुआ, हमने जितना भी रंचमात्र हमसे प्रयत्न हो सका, लाखों कार सेवकों ने, देश भर के कार सेवकों ने उसमें अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। आज उन सब कार सेवकों के लिए और जिन्होंने जीवन दान दिया, उन सबको भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके लिए भी, उनके परिवारजनों के लिए भी और सारे देश के लिए और सारे विश्व के हिंदू राम के प्रति आस्था रखने वालों के लिए ये एक ऐतिहासिक अवसर है कि हम एक इतिहास को घटित होते हुए देख रहे हैं। हरिद्वार का नजारा अलग ही देखने को मिल रहा है। हर जगह राम भक्त भगवान राम के मंदिर शिलान्यास पूजन को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन में हरिद्वार की धरती ने अहम योगदान दिया है। इसी कारण आज शहरी विकास मंत्री द्वारा उन कार सेवकों को सम्मानित किया गया जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है।
वहीं हरिद्वार के उपनगरी ज्वालापुर में दो संप्रदायों के बीच हिंसक झड़प से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। उपनगरी ज्वालापुर के धीरवाली मोहल्ले में भैरव मंदिर के बाहर राम मंदिर शिलान्यास के मौके पर जश्न के दौरान दीप जलाने और मंदिर में पूजा के दौरान हंगामा हो गया। देखते ही देखते एक समुदाय के कुछ युवकों ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों तलवारों से जानलेवा हमला कर दिया। यही नहीं, मंदिर में पूजा कर रहे लोगों पर भी पथराव किया गया और आसपास खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इस पथराव और हिंसक झड़प में दो युवकों के सिर फूट गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रण में किया। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। सामान लेने जा रहा था, भीड़ आ रही थी उधर से, उन्होंने मुझे मारना शुरू करा। उनके हाथों तलवार, हॉकी, डंडे सब थे। मुझे 4-5 आदमियों ने घेर लिया और मेरे घर के आगे गली के आगे उधर से आया। मैंने पूछा कि भाई मुझे क्यों मारे, क्या बात हो गई? मैं मारना शुरू कर दिया। काफ़ी लड़कों में बल प्रयोग हुआ, मतलब हॉकी डंडे काफ़ी लोगों को मारे। मैं उससे नहीं जोड़ता, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं तो अपनी गली से सामान लेने जा रहा था, उधर से भीड़ आ रही थी और इधर के भी कुछ लड़के थे जिन्हें मारा गया। इसके अंदर दिवाली मना रहा था, खुशियाँ मना रहा था। प्रदेश सरकार के द्वारा भी, हमारे सामाजिक संगठनों के द्वारा भी ये आह्वान था कि अपने घर पे 5 दिए जलाएं, दिवाली मनाएं। ऐसे में एक ज्वालापुर के एक मोहल्ले के कुछ लड़के जो शरारती हैं, जिनके पहले भी 4-5 प्रकरण ऐसे हो चुके हैं, विवादों में रहे हैं, अनेक घटनाएं उन्होंने पहले भी किसी के सिर फोड़ने की, कहीं पथराव करने की। मैं थोड़ी देर पहले ही गुजरा था, जानबूझकर गाड़ी के अंदर आए और गाड़ी से उन्होंने जिग-जैग गाड़ी वो चला रहे थे और जानबूझकर उन्होंने हमारे जो दिए जले हुए थे, इरादे तन उन लोगों ने उसकी गाड़ी के टायरों से उनको जो है रौंदा। उसके बाद महिलाएं अपने घर के सामने दीपक जला रही थी, उनके साथ में उन्होंने बदतमीजी की और जो गली, उसके बाद जब उनको रोकने का प्रयास किया, वो अपने मोहल्ले के अंदर गए। वहाँ से 20-25 लोगों को ग्रुप को लेकर आए, जिनके हाथ में डंडे थे, हथियार थे, धारदार हथियार भी थे और पत्थर थे। उसके बाद वो एक गली में घुस जाते जहाँ महिलाएं दीपक जलाने का काम कर रही थी। उन महिलाओं के साथ में बदतमीजी करी। उनके लड़का अरुण जो अपने घर के सामने खड़ा हुआ था, उसको कुछ घटना की जानकारी भी नहीं थी। उसके सिर में धारदार हथियार मार के, चाहे वो कहते तलवार की कोई चीज़ थी। बच्चों के उसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो दो पक्ष सामने आ गए थे। तो खैर अब शांति है और पुलिस फोर्स को यहाँ पर रख दिया गया। बाकी क्या कारण रहा, क्या है, उसकी जांच की जा रही है। जैसे भी फैक्ट्स आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। 1-2 को कह रहे हैं मामूली सी चोट लगी हुई, उसको दिखाया जा रहा है, अभी जानकारी प्राप्त की जा रही है। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार, सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप लोग उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार अनाथ बच्चों को प्रोत्साहन हेतु कुछ राशि प्रदान करती है, जो उनके बालिग होने तक उनको दी जा सके, जिससे उनकी कुछ मदद हो सके। इसके लिए हर जिले में ऐसे योजना के अंतर्गत कम से कम 40 बच्चों को यह सुविधा दी जानी जरूरी है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड के 13 जिलों में एक जिला ऐसा भी है जहां एक भी बच्चे को यह धनराशि नहीं दी जा रही। जी हां, यह बात खुद बाल विकास मंत्री ने कबूल की और अधिकारियों को जल्द इसको पूरा करने के आदेश दिए।
मंत्री रेखा आर्य ने जब अपने विभाग के कामों की समीक्षा की तो ये बात सामने आई कि उत्तरकाशी जिले में अनाथों को दी जाने वाली प्रोत्साहन निधि से किसी भी अनाथ को एक पैसा नहीं बांटा गया। दूसरा विभाग हमारे यहाँ पे चलने वाली कई सारी योजनाएं हैं जो कि अनाथ बच्चों के लिए अथवा ऐसे बच्चे जो कि जिनके अभिभावक गुजर जाते हैं और वो वयस्क नहीं होते हैं, तो उस दिशा में उनको हम क्या मदद कर सकते हैं। तो एक स्पॉन्सरशिप योजना हमारे यहाँ संचालित है जहाँ पर हम 2000 रुपये उस बालक अथवा बालिका को देने का काम करते हैं, जिसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आज हमने जानी है। और 13 जनपदों से सभी हमारे जिला प्रोबेशन अधिकारी या जिनके पास भी चार्ज है वो ऑनलाइन जो है हमसे जुड़े हुए हैं। और वहाँ प्रतीत होता है कि कहीं कहीं पर हमारे जिला प्रोबेशन अधिकारियों ने अथवा जिन पे चार्ज है स्पॉन्सरशिप योजना के तहत बहुत बढ़िया काम नहीं किया है। कहीं पर बिल्कुल शून्य रखा गया है, जिसमें एक उत्तरकाशी जनपद है। तो वहाँ निर्देश दिए गए हैं कि जो उनको टारगेट दिया गया है कि कम से कम 40 बच्चे जो हैं वो स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़े जाए, ताकि उन बच्चों को जो कोई भी पाल रहे हैं, चाहे वो दादा दादी के पास पल रहे हो, चाहे अपने रिश्तेदार के पास पल रहे हो, तो वो कम से कम एक आर्थिक रूप से उनको जो है मजबूती मिल सके। तो उस और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यदि आपने अपने लक्ष्य को पूरा नहीं किया तो निश्चित रूप से आश्वासन स्पष्टीकरण जैसी कार्रवाई आप पर की जा सकती है। उत्तराखंड राज्य बने आज तकरीबन 19 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी धर्मनगरी हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्य न होने से ग्रामीण काफी परेशान हैं। आज हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने लालढांग क्षेत्र के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में निरीक्षण किया और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि सभी अधिकारी जनता के काम करें, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ग्रामीणों ने शौचालय, आवास, पेयजल सहित अन्य समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया। क्षेत्र में सामाजिक कार्य कर रही श्रुति रेबार ने जिलाधिकारी को गांव की कई समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वह अधिकारियों तक पहुंच नहीं पाती और इसका बड़ा कारण है कि क्षेत्र के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। यहाँ रसूलपुर, मिट्टीबेरी और डांडिया गांव और एक आर्यानगर वगैरह एरियाज का जो है आज निरीक्षण किया हूँ। फिलहाल 1 महीने पहले जो है हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। ये लालडांग वाला क्षेत्र में जितने भी गांव हैं तो वहाँ पे प्रत्येक परिवार को आयुष्मान कार्ड बनाना और जो भी आवश्यक प्रमाण पत्र वगैरह बनाना और लोगों का अन्य जो समस्याएं हैं वो पूरा जो है हल निकालने के लिए एक प्रोजेक्ट बना रखा है, जिसमें पूरा एंटायर प्रशासन जो है गांव वाले के सीधे जो है अपना घरों पे पहुंच के उनका समस्याओं सुन करके उनका समस्याओं का हल निकालने का एक प्रोजेक्ट है। उसमें 1 महीने का प्रगति क्या है करके मैं आज जानने के लिए आया हूं और लोगों से बातचीत किया हूं। कुछ समस्याएं उन्होंने बताया है, उसका जो है अभी हल निकालने के लिए निर्देश दे रहे हैं। जो 2002 का जो सर्वे के आधार पर ODF हो चुके हैं, कुछ मकान उसके बाद जो बना है और जो पहले जॉइंट फैमिलीज थे और आज पृथक फैमिली बन गया है। इस प्रकार का कुछ कारणों से कुछ लोगों के पास शौचालय नहीं है। फिलहाल मनरेगा के माध्यम से भी उनका बनाने के लिए जो है अभी निर्देश। यहाँ की जो ग्रामीण समस्याएं हैं वो अधिकारियों तक पहुँच नहीं पाती और कारण ये है कि लोग अक्षम है अपने जो आवाज़ है उसे अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा कदम माननीय जिला अधिकारी महोदय द्वारा लिया गया। वो मौके पे आए, ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और ग्रामीणों की कई समस्याएं, कई शिकायतें उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया। स्वजल योजना, पेयजल योजना, आवास योजना और हमारी जो स्वच्छता अभियान है वो कहीं भी हमें मौके पर दिखता नहीं है। ग्रामीणों के जो मुआवजे हैं, पेंशन्स हैं, इसकी भी उन्हें जद्दोजहद लड़नी पड़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि डीएम साहब के आने के बाद हमारे गाँव की कोई एक नई दिशा में। आज से डोईवाला के CSC सेंटर में श्रमिक कार्ड बनाए जाने की सुविधा शुरू हो चुकी है, जिसके लिए राजीव गांधी पंचायत राज संगठन, युवा कांग्रेस, NSUI और किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा डोईवाला तहसील और अन्य CSC में पहुंचकर मिष्ठान वितरण कर खुशी मनाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ता डोईवाला में ही श्रमिक कार्ड बनाए जाने की बार बार मांग कर रहे थे और लगातार आंदोलन भी कर रहे थे, क्योंकि गरीब लोगों को डोईवाला से देहरादून लगभग 20 किलोमीटर दूर श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए जाना पड़ता था और 180 रुपए की जगह दलालों को 1000 से 1500 रुपए तक देने को मजबूर होना पड़ रहा था। लेकिन आज से डोईवाला में ही यह सुविधा शुरू होने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, जिसके लिए उन्होंने सरकार का आभार व्यक्त कर मिष्ठान वितरण किया।
करीब 1 साल से हमारे द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था। हमारा राजीव गांधी पंचायत राज संगठन, युवा कांग्रेस, किसान कांग्रेस व NSUI के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। और हमारे पास जो लोगों की शिकायत आ रही थी, डोईवाला क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ अगर किसी भी श्रमिक भाई बहन को अगर श्रमिक कार्ड बनाना होता था तो उनको यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूर नेहरू ग्राम जाना पड़ता था। और नेहरू ग्राम क्षेत्र में पहुंचकर सुबह 4 बजे वो लोग लाइन लगाते थे और पूरा दिन में मुश्किल से 50 लोगों का ही श्रमिक कार्ड बन पाता था। और दूसरी ओर क्षेत्र के कई लोगों द्वारा गरीब भाई बहनों से 1000 से 2000 रुपये लिए जा रहे थे, जो बिल्कुल अवैध थे। तो हम लोगों की यही मांग थी। हम लोग देहरादून नेहरू ग्राम में कर्मकार बोर्ड के कार्यालय में भी गए और वहाँ भी हमने मांग रखी थी 1 साल पूर्व कि डोईवाला क्षेत्र में तहसील क्षेत्र में ही श्रमिक कार्ड बनाए जाएं, या तो तहसील में कार्यालय खोला जाए या CSC सेंटर्स में ये सुविधा लाई जाए। इसलिए काफ़ी समय से मुझे लग रहा है जो यहाँ के स्थानीय लोगों के जो बेसिकली मेन जो श्रमिक हैं उनकी डिमांड थी, क्योंकि उनको अभी तक श्रमिक जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है उसको बनाने के लिए देहरादून जाना पड़ता था। तो अब शासन के निर्देश के क्रम में या श्रम विभाग के निर्देश के क्रम में जिनका कर्मकार कल्याण बोर्ड है उनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि जो हमारा सभी CSC हैं वहाँ पे भी ये लेबर रजिस्ट्रेशन कार्ड कोई भी श्रमिक अपना बना सकता है। इसका जो निर्धारित शुल्क है वो तय कर लिया गया है। और ये सभी जो CSC सेंटर हैं तो हमारे जो CSC के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वो जो भी निर्धारित शुल्क है उसको अपने जो काउंटर है सभी CSC के वहाँ चस्पा कराएंगे, ताकि किसी तरह की कोई शिकायत ना आए और जो निर्धारित शुल्क है वही उनसे लिया जाए। ये डोईवाला छोड़ो पूरे उत्तराखंड में एक दलाली के रूप में लिया जा रहा था। 1000 से 2000 रुपये एक गरीब आदमी से लिया जा रहा था। और जो लोग वहाँ लाइन लगने जाते थे, देहरादून वहाँ उनका सेंटर रहा जहाँ तक, वहाँ पर इन लोगों ने 85 कार्ड दिन में बनते थे। और बाकी जो बैक डोर पर दलाली हो रही थी उसके खिलाफ आंदोलन कहा और हम लोग मिले भी जाकर, और हमारी टीम मिली और हमें हमारी बात रखी गई। हम लोग सरकार का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारी जो महत्वपूर्ण मांग थी उसे आज पूरा हुआ है। हम लोगों ने मिलकर खुशी मनाई और लोगों को, गरीब आदमियों को अपना न्याय मिला पाया। नैनीताल जिले की भीमताल झील में आज सवेरे एक महिला का शव तैरता हुआ दिखाई दिया। राहगीरों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस के सिपाही ने नाव की मदद से शव को झील से बाहर निकाला। महिला के पास मिले ATM कार्ड से महिला का नाम कविता ज्ञात हुआ। बताया गया कि महिला कुछ दिन पूर्व द्वारहाट से लापता हुई थी। झील किनारे महिला का बैग और आधार कार्ड दिखाई दिया, जिसमें महिला का नाम कविता दर्ज है। इसी आधार पर पुलिस ने महिला की शिनाख्त द्वारहाट निवासी कविता देवी के रूप में की। पुलिस ने शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पिछले कई सालों से मांग रखी जा रही है, यहाँ के पर्यटन व्यवसायियों द्वारा रखी जा रही है, बोट चालकों के द्वारा रखी जा रही है, भीमताल के स्थानीय लोगों के द्वारा रखी जा रही है कि यहाँ पर एक जल पुलिस की यूनिट हो भीमताल में, क्योंकि ये कुमाऊं द्वार है और इसके आसपास साताल, नकुच्चाताल और लेके भी है, इसलिए यहाँ पर एक जल पुलिस की यूनिट की मांग वर्षों से की जा रही है। लेकिन इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, जबकि यहाँ पर साल भर में दर्जनों केस होते रह रहे हैं आसपास की झीलों में। आज ही देखो एक महिला की डूबने की, रानीखेत की महिला यहाँ पर डूब गई है। अगर यहाँ पर जल पुलिस की यूनिट होती तो महिला को बचाया जा सकता था, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट कल ही मिल चुके थे, तो जांच पड़ताल हो सकती थी और तालाब को गश्त की जा सकती थी और उसे बचाया जा सकता था। तो हमारी मांग है शासन प्रशासन से कि यहाँ पर तुरंत एक जल पुलिस की यूनिट दी जाए, जिससे भीमताल, नकुच्चाताल, साताल आसपास की झीलों में डूबने की वालों को बचाया जा सके और यहाँ की छवि में कोई दाग ना लगे, क्योंकि ये झीलें पर्यटन की शोभा है और यहाँ पर डूबने के केसों से बार बार बदनाम होती हैं। इसलिए प्रशासन को शीघ्र सुनना चाहिए। रानीखेत में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक PN मीणा के निर्देश पर पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, तो वहीं बाजार में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के ऊपर भी कार्रवाई की गई। प्रभारी निरीक्षक रमेश बोहरा ने मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालान करके एक दिन में 19,000 रुपए का शुल्क वसूल किया। तो साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के 23 लोग बाजार में घूमते नजर आए, जिनका भी चालान कर 2,300 रुपए वसूले गए। प्रभारी निरीक्षक ने अभिभावकों से अपील की कि वह अपने नाबालिग बच्चों को वाहन नहीं दें, इससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार
यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग यातायात के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें और नाबालिग बच्चे वाहन की किसी भी दशा में न चलाएं। परिजनों से मेरा निवेदन है कि अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने को न दें, क्योंकि इससे दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। इसके अतिरिक्त शराब पी कर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध भी लगातार उन पर निगाह रखी जा रही है। साथ ही सीट बेल्ट, बिना हेलमेट या 3 सवारी जो व्यक्ति वाहन चला रहा है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। तो बिना मास्क और डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के विरुद्ध भी हमारे द्वारा कार्रवाई की। और इसी के साथ ही अपने उत्तराखंड में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़। और इस वक्त की बड़ी खबर जो कि पंजाब से मिल रही है, फतेहगढ़ साहिब में कोरोना का कोहराम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कोरोना संक्रमण से एक और जान यानी कि चौथी जान जा चुकी है। गांव लाडपुर के रहने वाले व्यक्ति की मौत हो चुकी है। तमाम दर्शकों को बता दें, DMC हॉस्पिटल लुधियाना में इलाज के दौरान यह मौत हुई है। तो कोरोना का जिस तरह से बम फूटता हुआ नजर आ रहा था, और इस बीच एक बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण से यहां पर चौथी जान जो है वह भी अब जा चुकी है। गांव लाडपुर के रहने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है। जिला फतेहगढ़ साहिब में कोरोना से ये चौथी मौत हुई। जिले के गांव लाडपुर के रहने वाले के व्यक्ति की आज सुबह DMC हॉस्पिटल लुधियाना में इलाज के दौरान मौत हो गई। तमाम दर्शकों को बता दें, जिला फतेहगढ़ साहिब में कोरोना से यह चौथी मौत है। तो लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल ही की अगर बात करें तो 120 से ज्यादा जो कुल मामले हैं 120 से ज्यादा हो चुके हैं, और कल भी संक्रमितों की जो संख्या है वो यहां पर बढ़ती हुई नजर आई, और अब इस जिले में चौथी मौत जो है वह भी हो चुकी है।